गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अमन कोचर, आपका काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट और एजुकेटर वेलकम करता हूं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं क्लास 11th और 12th के लेक्चर्स अपलोड करता हूं। और लेक्चर्स की बात पर अगर हम आए तो लास्ट टॉपिक था हमारा चैप्टर 2 फॉर 12th सेल्फ एंड पर्सनैलिटी, जिसकी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप वो जाकर देख सकते हैं। जिसमें मैंने ये बताया था सेल्फ कंसेप्ट, सेल्फ के बारे में, सेल्फ होता क्या है, हिंदी में जिसे कहा जाता है आत्म, और ये आत्म क्या है, किस तरीके से हम इसको पहचान सकते हैं, जानने की कोशिश कर सकते हैं। सेल्फ के बारे में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। अगेन मैंने हेल्प ली थी एनसीईआरटी की, और आज भी मैं एनसीईआरटी क्लास 12th की ही मदद लूंगा, ताकि आप सब स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, क्लैरिटी के साथ, विदाउट एनी कंफ्यूजन, बायलिंगुअल लैंग्वेज में इन वीडियो लेक्चर्स का एजुकेशनल पर्पस समझ सकें। लास्ट जो टॉपिक था दैट वाज ऑफ सेल्फ, उसके बारे में थोड़ा सा अगर मैं डिफाइन करूं, अगेन जिसको समझाया गया था, बताया गया था हिंदी में आत्म। आत्म का मतलब होता है अपने बारे में, यानी कि सेल्फ के बारे में जानना, पहचानना, एजुकेटेड बनना अपने बारे में। जिसमें कुछ कंसेप्ट थे। पहला था सेल्फ का कंसेप्ट, उसके बाद हमारे पास आई थी आइडेंटिटी, पर्सनल आइडेंटिटी क्या होती है, सोशल आइडेंटिटी क्या होती है। आफ्टर दैट हमने देखा था कि सेल्फ को हम एक सब्जेक्ट की तरह कैसे देख सकते हैं, और सब सब्जेक्ट को और उस सेल्फ को हम एक ऑब्जेक्ट की तरह किस तरीके से समझ सकते हैं। तो उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा आज के लिए कंसेप्ट्स ऑफ सेल्फ, और एक पर्सनल सेल्फ, सोशल सेल्फ एंड फैमिलियल और रिलेशनल सेल्फ। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि अगेन सेल्फ कंसेप्ट्स क्या क्या होते हैं, सेल्फ के बारे में, सेल्फ आइडेंटिटी, सेल्फ एफिकेसी, बहुत सारे टर्म्स नए नए जानने के लिए मिलेंगे। मैं साइकोलॉजिस्ट अमन कोचर आप सबको बताऊंगा किस तरीके से हम इस सेल्फ को समझ सकते हैं। आज की वीडियो में हमारे पास जो सबसे पहला कंसेप्ट आएगा वो होगा सेल्फ कंसेप्ट। सेल्फ कंसेप्ट को अगर समझाया जाए, इसका मतलब है हिंदी में साफ सिंपल शब्दों में अगर समझाया जाए तो सेल्फ कंसेप्ट एक ऐसा टर्म है जिसके लिए हम इस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप अपने बारे में कितने अच्छे से जानते हैं, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ योर सेल्फ। मीन्स वो कंसेप्ट अगर क्लास में, फॉर एग्जाम्पल क्लास में कोई टीचर अपने स्टूडेंट से पूछती है कि आप मुझे इस टॉपिक का कंसेप्ट बताएं कि ये कंसेप्ट किस पर बेस्ड है, ठीक, तो वहां पर हम उस पूरे टॉपिक की डिटेलिंग में ना जाके सिर्फ उसको हाईलाइट करते हैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ कि उसका कंसेप्ट क्या है। मींस कि वो टॉपिक कहना क्या चाह रहा है। उस टॉपिक को अगर हम पढ़ेंगे तो हमें उसमें क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी या क्या डेटा हमें उससे गैदर होगा, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ दैट टॉपिक। एंड सिमिलरली अगर हम अपने बारे में एक ब्रीफिंग इंट्रोडक्शन देंगे तो वो हमारा होगा सेल्फ का कंसेप्ट, यानी कि हम अपने बारे में दूसरे लोगों को किस तरीके से बता रहे हैं, समझा रहे हैं, और हम क्या हाईलाइट करवाना चाहते हैं अपनी सेल्फ, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, वो होता है सेल्फ कंसेप्ट। द वे वी परसीव आवरसेल्व्स एंड द आइडियाज वी होल्ड अबाउट आवर कॉम्पिटेंसीज एंड एट्रीब्यूट्स इज कॉल्ड सेल्फ कंसेप्ट। अब यहाँ पर एक बहुत ही जनरल व्यू में अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पर लिखा है कि एक कंसेप्ट या तो आपका पॉजिटिव हो सकता है। कंसेप्ट आपके दो तरीके से इमर्ज हो सकते हैं, आइदर पॉजिटिव और आइदर नेगेटिव। ठीक, पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट होगा आपके अपनी क्षमताओं के बारे में, अपनी कैपेबिलिटीज के बारे में, और वहीं पर नेगेटिव सेल्फ कंसेप्ट होगा आपके बारे में ओवरऑल स्ट्रक्चर, जिस तरीके से आप अपने आप को देखते हैं। या अब यहाँ पर इंडिविजुअल्स में सेल्फ कंसेप्ट के लिए एक और क्लैरिटी बहुत ज्यादा फोकस में रहेगी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, जिसे आप बोर्ड्स के लिए भी लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। दैट अगर हमारा सेल्फ कंसेप्ट नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ हाईलाइट कर रहा है, या हम अपने आप को नेगेटिवली देख रहे हैं, दैट आई एम नॉट केपेबल ऑफ डूइंग दिस, मैं ये काम नहीं कर सकता, या मुझसे ये काम नहीं होगा, या मैं ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकता, मुझे तो ये टॉपिक ही नहीं समझ में आ रहा कि कैसे टॉपिक ये सॉल्व होगा। ठीक, सो अगर अपने बारे में कंसेप्ट नेगेटिवली आपने फ्रेम किया हुआ है अपने ब्रेन में, अपने माइंड में,
तो उसकी वजह से कुछ मेंटल इलनेसेस हो सकती हैं, जैसे कि एंजाइटी और लास्टली डिप्रेशन। तो ये कुछ ऐसी मेंटल इलनेसेस हैं, कुछ ऐसे मूड डिसऑर्डर्स हैं, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हैं, जहां पर आपको हमेशा अपने बारे में सेल्फ डाउट रहेगा। अगर आपका सेल्फ कंसेप्ट नेगेटिव है तो इससे अराइज होगा डाउट, और वो डाउट काम पर नहीं होगा कि ये काम कितना मुश्किल है या ये काम कितना आसान है, बल्कि वो डाउट किस पर होगा, सेल्फ पर होगा कि मैं ये काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब मैंने ये काम परफॉर्म किया था तो ये मुझसे उस लेवल पर अच्छा नहीं हो पाया था, जिस वजह से मेरी एक नेगेटिव सेल्फ कंसेप्ट क्रिएट हो गया मेरे माइंड में। इसीलिए एनसीईआरटी बुक्स में यहाँ पर मेंशन्ड है, इन जनरल और इन जनरल टर्म द सेल्फ कंसेप्ट कैन बी कैटेगराइज्ड एज पॉजिटिव और नेगेटिव एट अ मोर स्पेसिफिक लेवल। अब अगर हम एक जनरलाइज्ड मैनर में ना जाके, आई होप आप सबने ये नोट डाउन कर लिया होगा, एंड अब अगर हम एक जनरलाइज्ड मैनर में ना जाके एक थोड़े से स्पेसिफिक लेवल में देखते हैं अपनी सेल्फ को और अच्छे से एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। सेल्फ कंसेप्ट का बेसिस ही यही है कि आप अपने आप को किस तरीके से एनालाइज करते हैं, एनालिसिस आप कितना अच्छा कर पा रहे हैं अपने बारे में। At a more specific level, a person may have a very positive view of his or her athletic bravery, but a negative view of her or his academic talents. अब यहाँ पर स्पेसिफिसिटी आ गई है। स्पेसिफिक कैसे हो रहा है? वो इंडिविजुअल अपनी एक इमेज, उसने ओवरऑल इमेज नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं क्रिएट करी है, बल्कि वो अपनी एक पर्सनैलिटी को लेकर चल रहा है और एक काम पर फोकस कर रहा है। एक टास्क उसको दिया गया और अगर वो इस टास्क में अच्छा था, इट मीन्स कि उसकी सेल्फ कंसेप्ट कैसा होगा, पॉजिटिव। और अगर टास्क 2 दिया गया तो टास्क 2 के लिए उसका सेल्फ कंसेप्ट कैसा होगा, नेगेटिव। सो दैट इज अ वेरी गुड अप्रोच, एंड एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं भी ये अप्रोच चाहता हूं कि इंडिविजुअल्स में रहे, ताकि वो अपने आप को समझने में और क्लैरिटी पा सकें। इसका रीजन ये है कि मैं एक जनरलाइज्ड मैनर में सेल्फ कंसेप्ट को क्यों अच्छा नहीं मानता हूं, बिकॉज जिस टास्क में एक इंडिविजुअल अच्छा होगा वो उसमें भी अपने आप में डाउट्स क्रिएट करने लगेगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि उसका ओवरऑल सेल्फ कंसेप्ट उसने नेगेटिव फ्रेम किया हुआ है, जिस वजह से वो टास्क भी अकम्प्लिश या कंप्लीट नहीं कर पाएगा जिसमें वो अच्छा था, और इस चीज को वो ओवरलुक कर जाएगा। इस कंसेप्ट को वो ओवरलुक कर जाएगा। किस तरीके से? उसे ये चीज दिखेगी ही नहीं कि वो एक इस टास्क में अच्छा है। सपोज वो एथलेटिक्स में अच्छा है, सपोज वो रनिंग में अच्छा है, सपोज वो मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में अच्छा है, सपोज वो इंडिविजुअल लर्निंग में अच्छा है बट रीडिंग में खराब है। हो सकता है वो इंडिविजुअल रीडिंग में खराब हो बट राइटिंग में अच्छा हो। तो ये बहुत सारे कंसेप्ट हो सकते हैं, और खासकर स्टूडेंट लाइफ में आप अपने साथ बैचमेट्स में भी ये चीज देख सकते हैं। कोई 2 इंडिविजुअल सेम पैटर्न पे काम नहीं करेंगे। इट इज जस्ट लाइक कि अगर वो एक टास्क में इंसान अच्छा है तो हो सकता है कि वो दूसरे टास्क में अच्छा ना हो, एंड दैट इज कंप्लीटली नॉर्मल। बट वहीं पर जिन इंडिविजुअल्स का सेल्फ कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा वीक है या डाउन है अपने लिए, खुद के लिए वो ऐसा सोच रहे हैं, तो वो ऐसा क्या होगा कि जिस टास्क में वो नेगेटिव हैं, जिस टास्क में उनको पता है कि मैं फेलियर की तरह रिप्रेजेंट हो जाऊंगा, वो उस टास्क को इतना ज्यादा सोचते हैं, इतना ज्यादा उस पर ओवरथिंक या काम करने की कोशिश कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो टास्क तो हो नहीं पाएगा सक्सेसफुली, साथ ही साथ टास्क 1 का भी चांस छूट जाएगा। तो ये कंसेप्ट होता है हमारा सेल्फ, अपने बारे में किस तरीके से सोचा जाता है। इसीलिए जो लेमैन, जो आपके साथ आपके घर वाले फैमिली मेंबर्स होंगे, वो कहते हैं पॉजिटिव सोचा करो। वो एक जनरल टर्म में बोलते हैं कि पॉजिटिव सोचा करो। ऑब्वियसली दे डोंट नो द डेप्थ ऑफ दिस, कि सेल्फ कंसेप्ट किस तरीके से अराइज होता है, व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ सेल्फ कंसेप्ट। बट वी एज साइकोलॉजिस्ट, वी एज मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स ट्राई टू एक्सपैंड दैट नैरो माइंडेड गैप। तो वो जो नैरो माइंडेडनेस आती है, हम उसको एक्सपैंड करते हैं ब्रॉडर व्यू में, ताकि हम समझा सकें, बता सकें कि आपका सेल्फ कंसेप्ट किस तरीके से आपकी खुद की पर्सनालिटी को हार्म कर सकता है, और करता भी है जो क्लाइंट्स थेरेपीज के लिए आते हैं, खासकर जिनमें डिप्रेशन के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट अगेन फिर से सेल्फ के ऊपर ही रहेगा वो टॉपिक भी, और वो टॉपिक होगा हमारे पास सेल्फ के लिए सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम
या वर्थ, वैल्यू, अपनी आप की वैल्यू करना इस लाइफ में, आई वुड से एंड आई वुड रिकमेंड एज अ साइकोलॉजिस्ट, अपने आप की वैल्यू बरकरार रखना, अपने आप की वैल्यू को प्रिपेयर करना, बनाना, एंड साथ ही साथ अपनी वैल्यू को मेंटेन करके रखना, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क्स in today's society, but it is also one of the most useful and important tasks to understand yourself, to understand the concept of yours in a more clarity. But self esteem होता क्या है, जानते हैं self esteem के बारे में. As persons we always make some judgment about our own value or worth. This value judgment of a person about herself or himself is called self esteem. Some people have high self esteem, कुछ लोगों की self esteem यानी कि अपनी वैल्यू में, सेल्फ वैल्यू और वर्थ, ये दो कंसेप्ट जब आते हैं, और ऐसा जजमेंट जो कि खुद के लिए हो रहा है और खुद की वर्थ के लिए हो रहा है, यानी कि आप अपनी कैपेबिलिटीज को पहचान के अपना एक कंसेप्ट ऐसा बता रहे हैं जो कि आपकी सिर्फ वैल्यूज या वर्थ पे जुड़ा है. ठीक, किस तरीके से, that I am, for example, जैसे NCERTs में लिखा है, I would take one of these examples and then later on मैं अपने खुद के examples कुछ फ्रेम करने की कोशिश करूंगा और समझाऊंगा आपको किस तरीके से सेल्फ कंसेप्ट या सेल्फ एस्टीम या आगे के टॉपिक सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रीइंफोर्समेंट कितने ज्यादा काम आते हैं एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को प्रिपेयर करने में. सेल्फ एस्टीम का जो एग्जाम्पल जैसे NCERT में गिवन है, for example, we may ask a child to indicate the extent to which statements such as I am good at work, or I am the one usually chosen for games, or I am highly liked by my peers are true of her or him. अगर ये सारे स्टेटमेंट्स की, जैसे कि I am good at homework, ठीक है, मैं होमवर्क करने में अच्छा हूँ, बहुत ही एक छोटा सा बेसिक सा एग्जाम्पल है, बट अगर वो ऐसा स्टेटमेंट अपने लिए बोल पा रहा है, इट मीन्स कि वो अपने लिए क्लियर है, अपने उस टास्क के लिए क्लियर है, अपनी वर्थ समझता है कि हाँ हो सकता है मैं क्लास वर्क में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, क्लास के अंदर मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, बट आई एम वेरी गुड एट डूइंग होमवर्क, मैं घर पे काम बहुत अच्छे से कर सकता हूँ. ठीक, तो इट मीन्स कि वो अपनी वर्थ जानता है या अपने बारे में वो क्लियर है, अपना कंसेप्ट उसका क्लियर है. आइदर वो जनरलाइज वे ना हो या एक ही जनरलाइज मैनर में ना हो, बट वो अपनी एक पर्टिकुलर वर्थ को पहचानता है, दैट इज सेल्फ एस्टीम. इस सेल्फ एस्टीम भी हमारे पास, अब यहाँ पर सेल्फ एस्टीम पॉजिटिव या नेगेटिव ना होके एक सिमिलर फैशन में वर्क करती है, जहां पर वो सेल्फ एस्टीम क्या हो जाती है, हाई और लो. हाई किस तरीके से होगी, अगर एक इंसान टास्क अपना कोई कर रहा है, कोई अपना काम कर रहा है और वहां पर वो अपनी वर्थ जानता है कि हाँ मैं इस चीज में अच्छा हूँ, ठीक, आई एम गुड एट रीडिंग नॉवेल्स, ठीक, बट आई एम नॉट गुड एट रीडिंग द कंसेप्ट्स ऑफ बुक्स. मैं स्कूल की पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ ठीक से, बट हाँ मुझे अगर नॉवेल्स दोगे, स्टोरीज दोगे तो वो मैं पढ़ लूंगा बहुत इंटरेस्ट से. तो वो अपनी वर्थ जानता है, अपनी वैल्यू जानता है, दैट वो कहाँ स्टैंड कर रहा है. ठीक, वो इंसान या वो इंडिविजुअल किस टास्क के लिए केपेबल है, दैट इज नोन एज सेल्फ एस्टीम. अब वो सेल्फ एस्टीम की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द टाइम जो इंडिविजुअल्स होते हैं जिनका लो सेल्फ एस्टीम होता है, बेसिकली द कॉज बिहाइंड देयर लो सेल्फ एस्टीम इज डाउट. कि वो डाउटफुल रहते हैं दैट इन व्हाट काइंड ऑफ वर्क और इन व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी आर दे गुड. उन्हें यही नहीं क्लैरिटी मिल पाती है लाइफ में कि वो किस काम के लिए बने हैं, बिकॉज दे हैव नॉट एनालाइज्ड देमसेल्व्स, दे हैव नॉट रेड देमसेल्व्स. अपने आप को उन्होंने नहीं पढ़ा है, अपने कंसेप्ट को उन्होंने नहीं जाना है कि वो एक जनरलाइज मैनर में अपने आप को हमेशा देखते हैं. अगेन कमिंग टू द टॉपिक ऑफ जनरलाइज मैनर ऑफ सेल्फ कंसेप्ट, वो इसीलिए डेंजरस होता है, खराब होता है, क्योंकि वो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को हार्म कर सकता है. वो इंसान जिस टास्क में अच्छा भी होगा, आइदर वी कैन से दैट दिस पर्सन इज नॉट वेरी गुड इन राइडिंग अ कार, वो गाड़ी नहीं चला सकता इन ड्राइविंग अ कार, बट ही इज गुड एट कुकिंग. सो उसकी सेल्फ एस्टीम है, उसका वर्थ है, उसे पता है कि मैं कुकिंग में अच्छा हूँ. ठीक, so that is the concept of self esteem.
अब यहाँ पर हमारे पास आता है आवर कैपेसिटी टू व्यू आवरसेल्व्स इन टर्म्स ऑफ स्टेबल डिस्पोजिशंस परमिट्स अस टू कंबाइन सेपरेट इवैल्यूएशंस इनटू अ जनरल साइकोलॉजिकल इमेज ऑफ आवरसेल्व्स. दिस इज नोन एज एन ओवरऑल सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम. सेल्फ एस्टीम शोज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद आवर एवरीडे बिहेवियर. हमारी उस सेल्फ एस्टीम के हाई या लो होने की वजह से होगा क्या कि अगर वो आपकी सेल्फ एस्टीम हाई है, आपने माना हुआ है कि आपकी सेल्फ एस्टीम हाई है, आप जानते हैं, तो उसकी वजह से आपका जो बिहेवियर भी आएगा, जो रोज काम में डेली लाइफ के टास्क में एक्टिविटीज में आप कर रहे हैं जो काम, उस पर भी वो अफेक्ट करेगा. इस तरीके से जिन स्टूडेंट्स को पता है कि मैं अकेडमिकली साइकोलॉजी सब्जेक्ट में अच्छा हूँ, बड़ा हो सकता है कि मैं हिस्ट्री में उतना अच्छा ना हूँ, तो वो अपनी वर्थ को इम्प्रूव कर सकता है. वो अपनी वर्थ को वैल्यू वो जान सकता है किस तरीके से कि वो अपना इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए इंक्रीज कर सकता है और आगे वो उसी टॉपिक को परस्यू कर सकता है. तो ये कंसेप्ट होता है सेल्फ एस्टीम में हाई होने की वजह से और सेल्फ एस्टीम लो होने की वजह से कि उसके बिहेवियर पे इफेक्ट पड़ता है उस चीज का. फॉर एग्जाम्पल, children with high academic self-esteem perform better in schools than those in low self-academic self-esteem. And children with high social self-esteem are more liked by their peers than those with low self-esteem. तो self-esteem यानी कि judgment about a person, यानी कि खुद का महत्व देना, हिंदी में अगर बताया जाए तो खुद को महत्व देना, खुद की इंपॉर्टेंस, वर्थ, वैल्यू को समझना, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है सेल्फ एस्टीम के कंसेप्ट को जानने के लिए. आई होप कि अभी तक के दो कंसेप्ट, सेल्फ कंसेप्ट एंड सेल्फ एस्टीम, आपको समझ में आए होंगे इस वीडियो में. एंड मैं चाहूंगा कि आप मेरे लेक्चर 1 जो क्लास 12th का था, सेकंड चैप्टर का, दैट इज द सेल्फ एंड पर्सनालिटी, उसको भी जाके देखें, पसंद करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने बैचमेट स्टूडेंट्स के साथ, ताकि और एक क्लैरिटी आए. अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी मैं शेयर करता हूँ जो मैं क्लाइंट्स और पेशेंट्स के साथ देखता हूँ, ताकि ये कंसेप्ट जो आप पढ़ रहे हैं अभी स्कूलिंग लाइफ में, आपको और क्लैरिटी मिलेगी किस तरीके से रियल लाइफ में डील किए जा सकते हैं, या कहाँ कहाँ सेल्फ एस्टीम लो होती है. अगर डिप्रेशन का केस है, सो इट इज नॉट ऑलवेज लाइक दैट कि उसका मूड ही खराब होगा. मूड खराब होने का एक कॉज हो सकता है, कारण हो सकता है कि उसमें सेल्फ वर्थ ना हो सकता है कि उसका सेल्फ कंसेप्ट क्लियर ना हो. तो ये सारे टॉपिक्स बहुत कहीं ना कहीं लिंक्ड होते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर से और जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर से. हमेशा उसको घबराहट लगे रहना, एक इंसान को घबराहट रहती है कि उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए. अगेन, एस्टीम वर्थ नहीं है, अपने बारे में क्लैरिटी नहीं है कि अगर पहले भी वो चीज कोई गलत नहीं हुई थी तो हो सकता है कि उसके चांसेस हो दोबारा ना गलत होने के, हो सकता है वो चीज सही हो जाए. बट अगेन, क्योंकि नेगेटिव माइंडसेट क्रिएटेड है माइंड में, ब्रेन में, जिस वजह से सेल्फ एस्टीम या सेल्फ कंसेप्ट लो हो जाता है. थर्ड टॉपिक, सेल्फ एफिकेसी. सेल्फ एफिकेसी को एक सेल्फ और पर्सनैलिटी के लिए बहुत ही ज्यादा ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है. सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ एफिकेसी को समझते हैं. सेल्फ एफिकेसी is another important aspect of herself. A person who believes that she or he has the ability or behavior required by a particular situation demonstrates high self-efficacy. अब सेल्फ एफिकेसी होता क्या है कि आप कितने एबल हैं अपनी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, या आप ऐसा मानते हैं दैट सिचुएशंस आर मेड और आर क्रिएटेड जस्ट बिकॉज आउट ऑफ लक. किस्मत की वजह से चीजें मिलना, यही कई लोगों की सोच होती है, और अपने दम पे, अपने हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, अपने काम की वजह से वो सिचुएशन को कंट्रोल करना, उन सिचुएशंस को ग्रैब करना, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना, मॉडिफाई करना, चेंज करना अपने हिसाब से, दैट इज द हाई सेल्फ एफिकेसी. People differ in the extent to which they believe they themselves control their life outcomes or the outcomes are controlled by luck. The notion of self-efficacy is based on Bandura's social learning theory. इस टॉपिक के बारे में मैं दोबारा अभी मैं आऊंगा, जो है बैंड्यूरा. ठीक, बैंड्यूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी थी, जहां पर इनका एक एक्सपेरिमेंट था, बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट, बोबो-डॉल एक्सपेरिमेंट. तो उसको समझाने से पहले मैं अगेन सेल्फ एफिकेसी के बारे में, कंसेप्ट के बारे में थोड़ा क्लैरिटी दूंगा. सेल्फ एफिकेसी इज अगेन
कि आप में एबिलिटी है, बट आप उस एबिलिटी का यूज किस तरीके से करते हैं। आर यू दैट मच एफिशिएंट इन डूइंग दैट वर्क दैट इज असाइन्ड टू यू। जो काम आपको दिया गया है, जो एक्टिविटी या टास्क आपको दिया गया है, क्या आप उस टास्क को करने के लिए केपेबल अपने आप को मानते हैं या नहीं। या आप ऐसा समझते हैं कि ये टास्क भी लक से आया, किस्मत से आया, और ये टास्क वो भी किस्मत की वजह से ही जाएगा, मेरा इसमें कोई कंट्रोल नहीं है, सिचुएशंस को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, एक कंसेप्ट होता है, एक सिम्टम होता है डिप्रेशन में, दैट इज हेल्पलेसनेस। तो एक इंसान में सेल्फ एफिकेसी का लो हो जाना एक साइन है, उसमें हेल्पलेसनेस का ट्रेट या सिम्टम नजर आना। कैसे? अगर एक इंसान के सामने एक टास्क दिया गया, एक काम दिया गया, सपोज ऑफिस का एक काम दिया गया है, और उनको सपोज 3 घंटे या 4 घंटे में एक पीपीटी रेडी करनी है, एक फाइल रेडी करनी है, एक प्रेजेंटेशन देनी है, बट वो सिम्टम जिस तरीके से वो थोड़े लो मूड में चल रहे थे, जिस वजह से उनमें एक कंसेप्ट आया, एक सिम्टम नजर आया हेल्पलेसनेस का। पहली चीज तो वो अपनी वर्थ नहीं समझ पाए, और अगर वर्थ नहीं समझ पाए इट मीन्स की सेल्फ एस्टीम लो है, और अगर वो हेल्पलेस है इट मीन्स की सेल्फ एफिकेसी बहुत ज्यादा लो है। वो अपने आप को मान ही नहीं पा रहे हैं कि मैं वो टास्क कर पाऊंगा, बहुत ही हेल्पलेस फील कर रहे हैं। ठीक, और यहाँ पर पॉजिटिव साइकोलॉजी में एक कंसेप्ट आया था, दैट इज अ लर्नेड हेल्पलेसनेस, जहां पर आप समझ जाते हो कि आपकी मदद कोई कर नहीं सकता, जिस वजह से आप भी अपनी मदद नहीं करते। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टर्म हो सकता है, बट इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल दूंगा। लास्ट टू लास्ट वीक मैं एक वीडियो देख रहा था, जहां पर एक बियर था, ठीक, एक भालू था, और उस बियर को केज में बंद किया होता, एक जू में बंद था वो, और वो कई साल रहा, 4-5 साल रहा एक केज में बंद। और वो केज जो था, उसका जो चक्कर था वो एक सर्कुलर मैनर में था, यानी कि वो एक सर्कुलर मैनर में गोल 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 चक्कर खा रहा था एक केज में। एक केज ऐसा था जिसमें एक भालू था, और वो केज में लगातार गोल 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 चक्कर खा रहा था। एट वन फाइन डे, जहां पर कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट और कुछ एनिमल एक्टिविस्ट को पता चला कि ये एक तरीके से आई वुड से कि अच्छा नहीं हो रहा है उस एनिमल के साथ, उस एनिमल को ट्रेन गलत तरीके से किया जा रहा है, उस एनिमल का बेसिकली केयर नहीं रखा जा रहा है, जिस वजह से दोज एनिमल एक्टिविस्ट व्हाट दे डिड इज दे टुक द बियर एंड उस केज के साथ उनको ले जाया गया, उस बियर को, और एक जंगल में छोड़ दिया गया। जंगल में जैसे ही उस केज को रखा, भालू समेत रखा, उस केज को हटा दिया गया। नाउ फॉर द अमेजमेंट, नाउ द ट्रिकी पार्ट कम्स इन, कि उस बियर के ब्रेन में ऐसी कंडीशनिंग हो गई थी, दैट उस बियर को लग ही नहीं रहा था कि केज हट चुका है। और वो किस तरीके से इस चीज को शो कर रहा था कि उसे नहीं पता चला कि वो केज हट चुका है। वो केज हटने के बावजूद भी, उसके केज हटने के बाद भी वो गोल 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 चक्कर काट रहा था। ये ब्रेन में उसके एक इमेज क्रिएट हो गई। दिस इज व्हाट इज कंडीशनिंग, और लिंक कर जाना किसी पास्ट के इवेंट से। और आप ज्यादातर ये कंडीशंस दिखाई देती हैं ट्रॉमा के पेशेंट्स में, जो इंसान किसी पास्ट से जूझते हैं और उन्हें दे डोंट वांट टू रिकॉल देयर पास्ट इन देयर प्रेजेंट लाइफ्स just because of they think, their mind basically thinks, they do not think, their mind thinks कि वो उस इंसिडेंट को दोबारा से वैसा ही जी रहे हैं, वैसे ही शिवरिंग होना, वैसे ही पैल्पिटेशंस, हार्ट बीट्स इंक्रीज होना, वैसे ही एंग्शियस स्वेटिंग होना, और माइंड स्टक हो जाना, बोल ना पाना, फ्रीज कर देना, ये सारे सिम्टम्स अगेन प्रेजेंट लाइफ में दिखाई देंगे। तो ये केस होता है कंडीशनिंग का ट्रॉमा में, जिस वजह से होता क्या है कि आप अपने आप को ऐसा मान लेते हो, आप ऐसा लर्न कर चुके हो, समझ चुके हो कि आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। और ऐसा क्यों होता है? जस्ट बिकॉज कि आप में सेल्फ एफिकेसी का थोड़ा सा लैक है। और कुछ केसेस में ये थोड़ा सा लैक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि एक मेंटल इलनेस का रूप ले लेगा। आइदर इट विल टेक द प्लेस ऑफ PTSD और मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर और जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर और ADHD एज वेल। ADHD में भी ये चीज देखने को मिलती है, बट थोड़ा रेयर केस होता है। बट दीज 3
are the most visible mental illnesses, just because self concept, self esteem, self efficacy का एनालिसिस नहीं किया है उस इंडिविजुअल ने अभी तक। और ऐसा नहीं है कि उस इंडिविजुअल को मौका नहीं मिलता, मौके बहुत मिलते हैं, बट ही इज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज दोज अपॉर्चुनिटीज, जस्ट बिकॉज सोसाइटल प्रेशर, जस्ट बिकॉज सोसाइटी का काम इस तरीके से है, जस्ट बिकॉज आसपास के लोग जो हैं वो टॉक्सिक हैं या नेगेटिव थॉट्स के साथ आपको चलवाने की कोशिश करते हैं। इस वजह से आपकी सेल्फ एफिकेसी जो है वो बहुत ज्यादा लो हो जाती है। आई गेस कि ये एग्जांपल आपको क्लियर हुआ होगा, एंड आई वाज एबल टू गिव सॉर्ट ऑफ परफेक्ट एग्जांपल फॉर दिस सिचुएशन कि सेल्फ एफिकेसी क्या होता है। अगेन जंपिंग ऑन द एनसीईआरटी, a strong sense of self-efficacy allows people to select, influence and even construct the circumstances of their own life. अगर आप में सेल्फ एफिकेसी बहुत ज्यादा हाई है, सेल्फ एफिकेसी अगर आप में बहुत ज्यादा हाई है, तो आप सिचुएशंस को हैंडल कर लोगे, हैंडल करने के साथ साथ सिचुएशंस को चूज भी करोगे और उन सिचुएशंस पे वर्कआउट भी करोगे। तो ये सारी कंडीशन सेल्फ एफिकेसी को डिफाइन करने में मदद करती हैं, सेल्फ एफिकेसी के कंसेप्ट को बढ़ाती हैं। पीपल विद अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी ऑल्सो फील लेस फियरफुल। सेल्फ एफिकेसी कैन बी डेवलप्ड। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट बताया गया है कि सेल्फ एफिकेसी जो है वो डेवलप की जा सकती है। पीपल विद हाई सेल्फ एफिकेसी का मतलब है कि वो बिलीव करता है दैट वो जो सिचुएशन हो रही है वो उसके कंट्रोल में है। इट इज नॉट बिकॉज कि एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, इट इज जस्ट बिकॉज कि इंटरनली कुछ डैमेज्ड है, इंटरनली मुझे कुछ ठीक करना है जिसको मैं इंप्रूव करूंगा और अपनी सेल्फ एस्टीम कंसेप्ट को क्लैरिटी दिलवा के वो वर्क कंप्लीट कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग स्मोक करते हैं, जिन लोगों में स्मोकिंग की हैबिट है या स्मोकिंग का एक तरीके से एडिक्शन है, एडिक्शन के लिए तो अगर वो सिवियर लेवल पे है देन वी मूव टुवर्ड्स द रिहैबिलिटेशन। बट अगर वो स्मोकिंग का हैबिट ऐसा है दैट कैन बी कंट्रोल्ड, इट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू अ फॉर्म ऑफ एडिक्शन। एडिक्शन में या लत में नहीं बदला है, हैबिट है, ठीक, एक आदत है, तो उसको रोका जा सकता है अगर उस इंसान में, उस इंडिविजुअल में सेल्फ एफिकेसी हाई है। सेल्फ एफिकेसी हाई होगी तो हाँ, वो एक दृढ़ निश्चय करेगा, एक फर्म बिलीफ रखेगा, अंडरस्टैंडिंग रखेगा अपने लिए कि हाँ मुझे इस चीज को छोड़ना है, तो वो छोड़ेगा और वो उस पर वर्क करेगा, डे बाय डे उस पर वर्क करेगा। हाँ, वो एक दिन पास हुआ, नहीं उसने स्मोक किया, दूसरे दिन फेल हो गया, स्मोक कर लिया, तीसरे दिन किया, चौथे दिन किया, पांचवें दिन, छठे दिन नहीं कर पाया। बट एट द एंड अगर वो देखेगा तो 7 दिन में से उसने 3 दिन इंप्रूवमेंट करी। ये चीज बहुत ज्यादा देखने के लिए जरूरी हो जाती है कि आप में ओवरऑल इंप्रूवमेंट 3 दिन की हो रही है, जो कि पहले बिल्कुल भी नहीं थी। पहले 7 दिन में आप वो चीज करते थे और अपने आप को फेलियर समझते थे। बट जब ये रिकॉग्नाइज करवाया जाता है विद द हेल्प ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स और साइकोलॉजिस्ट कि आपने उन 7 दिन में से 3 दिन तो स्मोकिंग छोड़ी, तो अगेन उनका क्या होता है, सेल्फ एफिकेसी का कंसेप्ट बढ़ता है, अपने आप को वो और क्लियरली जानते हैं, सेल्फ कंसेप्ट क्लियर होता है, अपनी वर्थ को पहचानते हैं, तो सेल्फ एस्टीम हाई होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन के टॉपिक से पहले मैं बेंड्यूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी को समझाना चाहूंगा, उसमें थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा जस्ट। मैं इसमें इन डेप्थ एक लेक्चर प्रिपेयर नेक्स्ट करूंगा, अगला जब भी ये चैप्टर एंड होगा या जब भी कंटिन्यूशन में चैप्टर आएगा। बट सोशल लर्निंग थ्योरी वाज दैट इंडिविजुअल्स जो भी चीज सीखते हैं, जो भी चीज लर्न करते हैं, दे लर्न आउट ऑफ एक्सपीरियंस, दे लर्न आउट ऑफ एक्सपीरियंसेस। वो अपने एक्सपीरियंस से चीजों को लर्न करते हैं, ऐसा एल्बर्ट बेंड्यूरा का मानना था। और दे लर्न आउट ऑफ एक्सपीरियंस और विद एक्सपीरियंस, कोई भी चीज। बेंड्यूरा स्टडी शोड दैट चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स लर्न द बिहेवियर बाय ऑब्जर्विंग और इमिटेटिंग अदर्स। वो लर्न करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस से, दूसरे लोगों को इमिटेट करके, और इमिटेशन के लिए ही ये बोगोडॉल एक्सपेरिमेंट बताया गया था। I will not go in detail about the Bogodol experiment, but it was about the learning concept that Albert Bandura taught us.
Now the concept comes for the self is self regulation. रेगुलेशन का मतलब है कि आप अपने आप को कंट्रोल किस तरीके से कर पाते हैं और आप में कंट्रोलिंग का सेंस कितना है. दैट इज द सेल्फ रेगुलेशन. सेल्फ रेगुलेशन के कंसेप्ट के लिए अगेन मैं समझाना चाहूंगा एनसीईआरटी. It refers to our ability to organize and monitor our own behavior. People who are able to change their behavior according to the demands of external environment are high on self-monitoring. यहाँ पर सेल्फ रेगुलेशन आता है, दो वर्ड इसमें आए हैं, ऑर्गेनाइज करना एंड मॉनिटर करना. ठीक, एक वर्ड आया है अपने बिहेवियर को ऑर्गेनाइज करना और दूसरा आया है रेगुलेट करना. रेगुलेट करने के साथ साथ बहुत ही एक अच्छा कंसेप्ट मॉनिटर करना, एनालाइज करना, जिसे मैं स्टार्टिंग से बता रहा था. तो मॉनिटर करना उस वर्ड को, उस सिचुएशन को, और ऑर्गेनाइज करना अपने बिहेवियर को चेंज कर पाना, बेसिकली मैनिपुलेट कर पाना, हल्का सा मॉडिफाई कर पाना, ऑल्टर कर पाना अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जिस तरीके का भी हो, ऐसा ना मान लेना कि वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ही मेरे बिहेवियर को कंट्रोल करेगा. The individuals who are having the concept of self-regulation high, what they do is they try to organize and they try to monitor their own behavior in terms of the external environment. External environment उन पे control नहीं करता, but the vice versa things happens. They control the external environment to some extent. Completely organize, completely वो external environment को control नहीं कर सकते. That is a well-known fact. कि आप एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स को, एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंप्लीटली कंट्रोल नहीं कर सकते, बट हाँ आप उस एक्सटेंट तक क्लियर कर सकते हो, उस हद तक, आप उस लिमिट तक अचीव कर सकते हो, उस एक्सटर्नल फैक्टर को मॉडिफाई कर सकते हो अगर आप में सेल्फ रेगुलेशन है. Many situations of life require resistance to situational pressures and control over ourselves. This becomes possible through what is commonly known as will power. तो will power में क्या होता है कि लाइफ में कुछ ऐसी situations आती हैं where it requires the situational pressures and control over ourselves. Situation का प्रेशर इतना ज्यादा है जहां पर हमें कंट्रोल रखना पड़ता है अपने आप पे. फॉर एग्जाम्पल कि आपका कोई रोड रेज हुआ है, ठीक, आपकी सड़क पे लड़ाई हो रही है और लड़ाई में आपको एक चीज दिख गई है कि फॉल्ट आपका था. फॉर एग्जाम्पल दो गाड़ियों की टक्कर हुई है एंड आप पीछे वाली कार में थे और आप ओवर स्पीड कर गए एंड यू हिट द कार दैट वाज इन द फ्रंट ऑन द बम्पर. ठीक, अब वहां पर रोड रेज होगा जो कि इंडियन सोसाइटी में और इन जनरल भी, आई वुड नॉट टॉक अबाउट इंडियन सोसाइटी, बट हाँ इन जनरल एक कॉमन नोशन है कि वो होगा, लड़ाई होगी या बहस हो सकती है. अब वहां पर आपको सेकंड स्टेप पता चल चुका है. जैसे ही वो इंसान गाड़ी से उतरेगा सामने वाला, तो उसका बिल्ड और फिजिक देख के आप पहचान सकते हो कि हाँ ये गुस्से में है. दैट इज द पॉजिटिव पार्ट ऑफ सेंसिंग द बॉडी लैंग्वेज. उस इंसान की आप बॉडी लैंग्वेज देखोगे, क्योंकि जब आप बॉडी लैंग्वेज देख लोगे, एनालाइज कर लोगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये मेरे लिए गुस्से में आ रहा है या मुझसे बात करने आ रहा है. ठीक, दैट इज द फर्स्ट कंसेप्ट. सेकेंड, जब आपको बॉडी लैंग्वेज का एनालिसिस हो जाएगा थोड़ा बहुत, तो उसके बाद आप अपने आप को रेगुलेट कर लोगे. बिकॉज कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि अगर गलती आपकी थी तो आप उतना हाइपर या उतना एंगर में फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगे, जिस वजह से आप अपना इमोशनल सेंस खो दो एंड द सर्कमस्टांसेस और अगेन द एक्सटर्नल फैक्टर्स डू नॉट फॉल इनटू योर प्लेस. सेल्फ कंट्रोल प्लेज अ की रोल learning. We often decide to delay or defer the satisfaction of certain needs. अब वहां पर रोड रेज के टाइम पर नीड क्या सबसे ज्यादा होती है कि सामने वाला इंसान मुझसे माफी मांगे, और मुझसे माफी मांग के क्योंकि 10-15 लोग खड़े हुए हैं तो वहां पर एक कंसेप्ट आएगा दैट इज ईगो. तो वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, बूस्ट हो जाता है एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से. बट अगेन द कंसेप्शन कि अगर ईगो का हाई हुआ है लेवल, तो वो आपको डिस्ट्रॉय करने में कुछ भी देरी नहीं लगाएगी.
एंड दैट इज अ वेरी वेल नोन फैक्ट कि अगर ईगो हाई हुई है मीन्स आपकी जो इंटरनल अनकॉन्शियस प्रोसेसेस थे कि मुझे माफी मंगवानी है इस इंसान से, इसने गलती करी है, चाहे आपको पता है आपकी गलती थी बट स्टिल यू वांट टू ब्लेम द अदर पर्सन, जिस वजह से आपकी ईगो हाई होगी और वो सिचुएशन हो सकता है आपको डिस्ट्रॉय कर दे। दैट इज व्हेन सेल्फ रेगुलेशन स्टेप्स इन। वहां पर सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए कि मैं अपनी उस नीड को कि ये मुझसे माफी मांगे, मेरे सामने 10-15 लोग हैं और ये मेरे सामने रोए कि हाँ मेरी गलती थी। कुछ लोगों में होता है ये आइडियोलॉजी, कुछ पर्सनालिटीज ऐसी होती हैं जिनके ट्रेट्स और सिम्टम्स ऐसे हो सकते हैं। वहां पर रेगुलेशन का बहुत ज्यादा जरूरी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू डोंट नो हाउ द एक्सटर्नल इवेंट वुड बी प्लेड ऑन टू यू। किस तरीके से वो खेल जाएगा आपके एक्सटर्नल इवेंट आपके साथ आपको नहीं पता चलेगा, एंड इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई योर ईगो वुड नो मैटर, इट वुड डिस्ट्रॉय योर सेल्फ। फिर उस इंसिडेंट के बाद आपका सेल्फ कंसेप्ट, सेल्फ आइडेंटिटी, पर्सनल सेल्फ, सोशल सेल्फ सब कुछ डिस्ट्रॉय होने लगेगा एंड आप ओवरऑल एक लो मूड में चले जाओगे, या अगर नहीं गए तो आप बहुत ही ज्यादा एंगर में आ जाओगे। और वो एंगर किसकी वजह से क्रिएट होगा? जस्ट बिकॉज ऑफ अगेन ईगो, और वो एंगर आपको और डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इन दोनों सिचुएशन में, चाहे आप लो मूड में चले जाओ, चाहे आप बहुत ज्यादा हाई इमोशंस में कैरिड अवे हो गए हो, तो सेल्फ रेगुलेशन जरूरी है। सेल्फ रेगुलेशन के लिए मेडिटेशन एंड व्हाट वी डू इन साइकोलॉजी इज माइंडफुल टेक्निक्स। तो यहाँ पर आपको माइंडफुल रहना पड़ता है, यानी कि समझना पड़ता है। एक होता है माइंडलेस, बिना दिमाग के, बिना सिर पैर के कोई भी बिहेवियर करना, एंड द ऑपोजिट इज माइंडफुल। आपका माइंडफुल है पॉजिटिव थॉट्स, रेशनल थिंकिंग के साथ, डिस्क्रिमिनेटेड मैनर में आप अलग कर पा रहे हो सही और गलत को, तो वो सेल्फ रेगुलेशन होता है। A number of psychological techniques of self-control have also been suggested. Observation of our own behavior, हमारे behavior का खुद observation होना। I guess कि अगेन आपको इस सेल्फ रेगुलेशन का कंसेप्ट और एक एग्जांपल जो मैंने प्रोवाइड करवाया वो अंडरस्टैंड हुआ हो, समझ में आया हो, और आगे का कंसेप्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, दैट इज द सेल्फ कंट्रोल। कैसे किया जाता है? सेल्फ कंट्रोल इज लर्निंग टू डिले और डेफर द ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड्स। एक वर्ड आपको मिलेगा बहुत ज्यादा साइकोलॉजी में, ग्रेटिफिकेशन। और ये वर्ड क्यों मिलेगा? क्योंकि इसके पीछे बहुत ही एक अच्छी अप्रोच है जिसको कहा गया है साइकोडायनामिक अप्रोच, जिसको किया था सिगमंड फ्राइड, साइको एनालिसिस। तो साइको एनालिसिस में ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड्स होता है। यही ग्रेटिफिकेशन इज कि वो नीड मुझे मिल जाए। आप डिजायर कर रहे हो उस चीज का, यू वांट दैट थिंग, यू वांट दैट विश टू बी फुलफिल्ड, यू वांट दैट नीड टू बी कंप्लीटेड और फुलफिल्ड। तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा उस सिचुएशन में, बिकॉज एक्सटर्नल इवेंट अगर आपके खिलाफ चला गया तो वो आपको डिस्ट्रॉय कर देगा। बट अगर आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया तो व्हाट यू विल डू इज आप ओवरऑल उस सिचुएशन को कंट्रोल कर लोगे। इंसान यहाँ पर ये एक मिस्टेक बहुत ज्यादा थिंकिंग में कर देता है कि अगर मैं अपने आप को रोक दूंगा या मैं अपने आप को ही उस सिचुएशन में रोक दूंगा तो मैं सिचुएशन पे कंट्रोल कैसे करूंगा। समटाइम्स डूइंग नथिंग और मिनिमल डूइंग इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द थिंग्स। बहुत बार चीजें कुछ ना करने से भी सिचुएशंस हैंडल हो जाती हैं, और ये अप्रोच ही सेल्फ रेगुलेशन या सेल्फ कंट्रोल का कंसेप्ट या बेसिस बनता है। So, इसका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन होता है फर्स्ट कि आप सेल्फ कंट्रोल किस तरीके से कर सकते हैं, दैट इज ऑब्जर्विंग द बिहेवियर। कि आप अपने बिहेवियर का ऑब्जर्वेशन करें कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में आप गलत स्टेप ले सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा? ऑब्जर्वेशन ऑफ ओन बिहेवियर इज वन ऑफ देम। This provides us with necessary information that may be used to change, modify or strengthen the certain aspects of the self. कुछ कंसेप्ट हो सकता है आप में समझ में ना आए, क्लियर ना हो, जिस वजह से हो सकता है कि वो आप ऑब्जर्वेशन करने में नाकाम रहे। बट अगेन अगर आप इस ऑब्जर्वेशन को सीख जाते हैं करना, ऑब्जर्वेशन करना किस तरीके से है, मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, एक रोड रेज का एग्जांपल।
उस तरीके से आपको ऑब्जर्व करना है अपने सराउंडिंग्स को, अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स को, कि किस तरीके से मैं इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को अवॉइड कर सकता हूँ इन अ पॉजिटिव मैनर, ताकि मैं अवॉइडेंस इस तरीके का भी ना करूं कि सामने वाले को बुरा लग जाए, या मैं अवॉइडेंस इस तरीके से करूं कि जिस तरीके से वो सेल्फ को मैं अपनी। नाउ द सेकंड टॉपिक इज सेल्फ इंस्ट्रक्शन। सेल्फ इंस्ट्रक्शन क्या है? सेल्फ इंस्ट्रक्शन इज अनदर इंपॉर्टेंट टेक्निक। We often instruct ourselves to do something and behave the way we want to। तो यहाँ पर सेल्फ इंस्ट्रक्शन एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है अगला, जो कि सेल्फ रेगुलेशन या सेल्फ कंट्रोल के लिए काम आएगा। सेल्फ इंस्ट्रक्शन यानी कि अपने आप को इंस्ट्रक्ट करते रहना, अपने आप को समझाते रहना, टाइम टू टाइम बताते रहना। जिस तरीके से टीचर्स इंस्ट्रक्शंस देते हैं, गाइड करते हैं, जिस तरीके से कोचेस हेल्प करते हैं, बताते हैं कि आपको एक प्लेयर को, एक एथलीट को किस तरीके से परफॉर्म करना है, आप यहाँ सही जा रहे हैं, आप ये स्टेप लीजिए, आप ये परफॉर्म कीजिए, उस तरीके से हमें खुद को भी इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं डे बाय डे फॉर एवरी टास्क। जो हम अकम्प्लिश नहीं कर पा रहे हैं और जो हम अकम्प्लिश या काम कर पा रहे हैं कंप्लीट, उसके लिए भी आपको इंस्ट्रक्शंस अपने आप को देनी पड़ जाती हैं। एंड दैट इज अगेन a very good way to handle your emotions and to be able to recognize how you can control yourselves in a more clear manner and in a more efficient manner for the society. The next is self reinforcement. Self reinforcement is जब आपने अपने आप को इंस्ट्रक्ट किया। जी, अब इसका एक चेन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जो एग्जांपल मैंने अपने क्लाइंट्स में भी देखा और उनको और बताया भी, गाइड किया किस तरीके से। सबसे पहला हमारे पास था सेल्फ रेगुलेशन के लिए ऑब्जर्वेशन। ठीक, हमने अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद क्या हुआ कि हमने अपने आप को इंस्ट्रक्ट किया, और इंस्ट्रक्ट करने के बाद क्या हुआ कि हमने अपने आप को रीइंफोर्स किया। रीइंफोर्स करना या रिवॉर्ड प्रोवाइड करना। तो ये बेसिकली एक चेन है, किस तरीके से आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। सबसे पहले आप उस सिचुएशन को ऑब्जर्व करोगे कि वो सिचुएशन क्या थी। वो सिचुएशन आपके लिए अगर फेवरेबल थी तो आप पॉजिटिव तरीके से अपने आप को इंस्ट्रक्शंस दोगे कि हमें ये चीजें करनी चाहिए, ये स्टेप्स लेने चाहिए, ये काम करना चाहिए, जिस तरीके से हमारा वो काम अच्छे से हो पाए। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन गलत थी, इट मीन्स कि आपके लिए वो सर्कमस्टेंस या सिचुएशन फेवरेबल नहीं थी, तो आपको उस तरीके से आप अपने आप को इंस्ट्रक्शन दोगे कि मुझे ये काम अवॉइड करना है बिकॉज दिस टास्क इन्वॉल्व्स दिस एंड दिस वर्क एंड मैं ये काम करने के केपेबल नहीं हूँ एट दिस टाइम, सो मैं इंस्ट्रक्शंस उस तरीके से दूंगा। अब जब आपने वो इंस्ट्रक्शन पॉजिटिव मैनर में कर दी तो आप अपने आप को एक रिवॉर्ड दोगे। रिवॉर्ड कैन बी एनीथिंग, और रिवॉर्ड बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, you may go to see a movie with friends if you have done well in an examination। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन हुआ। ऑब्जर्वेशन क्या था कि सपोज मेरे हाफ ईयरली के पेपर आ रहे हैं और हाफ ईयरली के पेपर में टोटल 9 चैप्टर हैं, ठीक, और 9 चैप्टर में से मुझे अभी 4 चैप्टर आते हैं, ठीक। बाकी ये जो रिमेनिंग 5 थे, मैं उन 5 के लिए अपने आप को इंस्ट्रक्शंस दूंगा कि मुझे ये 5 चैप्टर इस तरीके से पढ़ने हैं। सपोज आपने वो इंस्ट्रक्शन पे आप वर्क करते गए, आपका 1 महीना कंटिन्यूस आप वर्क करते गए उस इंस्ट्रक्शन पे कि मुझे ये 5 चैप्टर प्लस ये 4 चैप्टर रिवाइज करने हैं और एक अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन को परफॉर्म करना है। फॉर द परफॉर्म आपने अपने आप को ये कंडीशनिंग में लिंक कर दिया, कनेक्ट कर दिया क्या कि अगर मैंने अच्छा परफॉर्म किया या मैंने अपना इनफैक्ट अगर मैंने एग्जाम भी दिया तो होगा क्या कि मैं अपने आप को एक छोटा रिवॉर्ड दे सकता हूँ। इधर मैं अपने आप को कोई ट्रीट दे रहा हूँ, इधर अपने आप को मैं अपने लिए कोई एक अच्छा पेन खरीद रहा हूँ, अपने लिए कोई शर्ट टी शर्ट खरीद रहा हूँ, अपने लिए कुछ भी काम कर रहा हूँ, अपने आप को पार्टी दे रहा हूँ, अपने आप को पिज्जा पार्टी दे रहा हूँ, अपने आप को बर्गर पार्टी दे रहा हूँ, या अपने आप के लिए जैसे एग्जांपल दिया कि मैं फ्रेंड सीजन मूवी के लिए जा सकता हूँ। तो ये खुद को रिवॉर्ड देना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज रिवॉर्ड अपने आप को देना ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि रिवॉर्ड देने के बाद जो आउटकम्स होंगे वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होंगे। कैसे? जब आप अपने आप को रिवॉर्ड देंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा खुद के लिए कि आप इस काम में अच्छे हैं,
तो आप और अच्छा करेंगे उस काम के लिए। आपकी सेल्फ एस्टीम, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपको अपनी वर्थ पता चलेगी कि मैं कितने घंटे पढ़ाई कर सकता हूँ। ठीक, आपने सपोज 5 चैप्टर पढ़ लिए और 5 चैप्टर आपने 2 हफ्ते में खत्म कर दिए और 2 हफ्ते का आपको टाइम लगा, सो यू आर एबल टू नो कि आपकी वर्थ क्या है। और जब आपकी वर्थ हो गई तो जो लास्ट कंसेप्ट था आपका, दैट इज द फर्स्ट, दैट इज द सेकंड और थर्ड एफिकेसी। इट मींस कि आप उतने एफिशिएंट हैं, आप अपनी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ओवरऑल क्या हुआ कि आपने अपनी सेल्फ को ही कंट्रोल कर लिया, जिसमें कोई भी इशू नहीं आया और आपने 1 महीने में सारे टास्क कंप्लीट भी कर लिए विद कंप्लीट रिजल्ट। सो ये एक फायदा होता है, ये आई वुड से कि एक पॉजिटिव मैनर है, एक पॉजिटिव तरीका है अपने आप को कंट्रोल करने का, जिस तरीके से आप अपनी सेल्फ को बहुत इजीली और बहुत क्लियरली जानने की कोशिश करोगे। बट यस, इट विल टेक एफर्ट, इट विल टेक हार्ड वर्क फॉर दैट। इट इज नॉट लाइक कि मैं 1 दिन में या 2 दिन में या 1 हफ्ते में ये सब कुछ परफॉर्म कर लूंगा। मैं अपने आप को ऑब्जर्व भी करूंगा, इंस्ट्रक्शंस भी दूंगा और रीइंफोर्स भी कर दूंगा और 1 हफ्ते बाद मैं ये टास्क छोड़ दूंगा या मैं अगले टास्क पे ये सारा परफॉर्म नहीं करूंगा। वी हैव टू कीप ऑन डूइंग दैट। ऑब्जर्व करना है, इंस्ट्रक्शन देनी है, रीइंफोर्स करना है। तो ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, तभी आप अपनी सेल्फ को जान पाएंगे, दूसरों को समझ पाएंगे। बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम पे मीम्स और कोट्स इस तरीके के आते हैं दैट दूसरों को प्यार करने से पहले या दूसरों को समझने से पहले अपने आप को समझना जरूरी है, जैसे सेल्फ लव कहा गया है। सो सेल्फ लव तो सोसाइटी ने वर्ड क्रिएट किया हुआ है। देयर इज नथिंग लाइक सेल्फ लव। व्हाट इज सेल्फ लव? अपने आप को किस तरीके से इंसान प्यार कर सकता है? इन तरीकों से प्यार कर सकता है। अपने आप को जान के दूसरे इंसान से जब हम कनेक्टेड फील करते हैं, इधर इमोशनली या इधर मेंटली, जब हम कनेक्टेड फील करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले उस इंसान को जानते हैं। दैट इज द सेम थिंग वी हैव टू डू ऑन आवरसेल्व्स, ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर पाए। सो ये इंस्ट्रक्शंस हमें देनी पड़ती हैं, ऑब्जर्व करना पड़ता है। हम सामने वाले इंसान को भी तो ऑब्जर्व करेंगे। आई गेस आप सब 11th और 12th में हैं, जो इंडिविजुअल देख रहे हैं वो भी किसी ना किसी को इस एज में लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। क्रश एक टर्म आया है जो कि बहुत ज्यादा देखने को सुनने को मिलता है। तो उसमें आप क्या करते हैं, पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर अपने आप को इंस्ट्रक्शंस देते हैं और फिर अगर बात बन जाती है तो आप अपने आप को रीइंफोर्स या रिवॉर्ड देते हैं। बट दैट इज अगेन द कंसेप्ट, आप अपने आप पर भी लगा सकते हैं, बिकॉज सेल्फ इंप्रूवमेंट ही एट द एंड काम आएगा एंड नथिंग एल्स वुड वर्क। सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ कंसेप्ट, पर्सनल आइडेंटिटी बनाना ही एट द एंड काम आता है, और इसी वजह से ये चैप्टर दिया गया है इन द क्लास 12। नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और जिसमें बताया गया है बेसिकली डिफरेंस क्रिएट किया गया है बिटवीन द वेस्टर्नाइज कंसेप्ट ऑफ द सेल्फ and the Indian, or I would say the Eastern way or the Eastern concept of how a self is analyzed or how a self is seen। किस तरीके से Western view के तरीके से या उनको लिंक करके हम अपनी सेल्फ को जान सकते हैं, और जहां पर हम ईस्टर्न व्यू या खास करके इंडियन व्यू को मानते हैं और हम उस तरीके से देख सकते हैं अपने आप को। ठीक, ये टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में इनपुट करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं पर्सनालिटी का टॉपिक समझाऊंगा, पर्सनालिटी को क्लियर करेंगे, पर्सनालिटी के लिए कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी को समझने की कोशिश करेंगे, अप्रोचेस समझेंगे, पर्सनालिटी को किन किन तरीकों से पढ़ा गया है, पुराने टाइम से पढ़ा आता जा रहा है, ट्रेट अप्रोच, टाइप अप्रोच, और सोक्रेट्स, हिपोक्रेट्स, बहुत सारी आयुर्वेद, चरक संहिता, बहुत सारे कंसेप्ट हैं जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप कि आप मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए भी उतना ही गिर रहे हैं, एक्साइटेड रहें, एंड मेरी लास्ट वीडियोस को भी देखें, प्यार दें, लाइक करें। सो इट वुड बी मोर हेल्पफुल फॉर मी टू क्रिएट मोर एजुकेशनल एंड मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस in the addition of my personal experiences। थैंक यू ऑल वंस अगेन मेरे इस YouTube चैनल को देखने के लिए, वीडियोस को प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच।